Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis. Today we are going to continue some more questions which can be important for your NATA and JEE examination. One more thing, people are asking कि सर फॉर्म कब आएंगे नाटा के। देखो नोटिफिकेशन में डेट तो आ ही चुकी है, तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है ना, डिपेंड्स ऑन COA। तो आई ओनली सजेस्ट यू इन दैट कंडीशन प्लीज़ विजिट देयर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ nata.in। बाकी वेबसाइट चाहे आर्क जेनेसिस हो या कोई और हो, सब गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप उनका वेट कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको इंस्टाग्राम पर आपको मैं एज अ स्टोरी या फिर एज अ पोस्ट में इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आप जो कुछ भी देखना है तो वेट करेंगे कि हमारा पैटर्न सेम रहता है या चेंज होता है, उसके बाद हम लोग उनकी स्ट्रेटजी को प्लान करेंगे, ठीक है। फॉर्म जल्दी आ जाने चाहिए क्योंकि अब एग्जाम की डेट आ ही चुकी है। बाकी अदर वेबसाइट लाइक मैंने चेक खुद किया कि वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ड्राइंग के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना। तो प्लीज़ ये चीज़ लाइफ में याद रखो कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ की बात माननी है, वो है उनकी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, ठीक है। तो इस केस के अंदर COA इज़ द ऑफिशियल और द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो सारे के सारे काम देखती है। नाटक कौन एग्जाम कराता है? COA। तो हमें किसकी बात माननी है? ओनली COA, ठीक है। तो उनकी वेबसाइट पर जाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। क्रैश कोर्स हमारे लॉन्च हो चुके हैं, अगर आप चाहें ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको आई बटन पर मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था इन द लास्ट वीडियो कि ब्रिटिश बोर्न इंडियन आर्किटेक्ट ऐसे कौन आर्किटेक्ट हैं जो ब्रिटेन में पैदा हुए और बाकी बाद में उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली, फेमस फॉर हिज इनिशिएटिव इन कॉस्ट इफेक्टिव। तो उन्हें क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव एंड एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर एंड हैज डिजाइन दक्षिण क्षेत्र। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा आर्किटेक्चर जहां पर पैसे इतने ना लग रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग बनाई जा रही है लेट्स से 1 करोड़ रुपीज में, और दूसरी किसी आर्किटेक्ट ने सेम फीचर्स आपको बनाकर दे दिए लेट्स से 60 लाख रुपीज। सो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। एंड एनर्जी एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर का मतलब एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा आर्किटेक्चर जहां पर उसको एनर्जी कंजप्शन कम हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने विंडोज अच्छी दे रखी हैं, आपने सन ओरिएंटेशन को ध्यान रख के बिल्डिंग बनाई है, तो वहां पर आपको आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी इन डे टाइम, या फिर वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इन दैट थिंग वी विल कॉल्ड एज एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग जो होती है इट्स अ जेनरिक टर्म। तो ग्रीन बिल्डिंग, जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं वो एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर को प्रमोट करती हैं, है ना। एंड हैज डिजाइन दक्षिण क्षेत्र। सो द करेक्ट ऑप्शन वॉज लोरी बेकर। थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में, लोरी बेकर के बारे में। सो लॉरेंस विल्फ्रेड लोरी बेकर, सो 2017 में इनकी डेथ हो गई थी। वॉज अ ब्रिटिश बोर्न इंडियन आर्किटेक्ट रिनाउंड फॉर हिज इनिशिएटिव इन द कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन दैट मैक्सिमाइज स्पेस, वेंटिलेशन एंड द लाइट। तो आप समझ सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव को कैसे बनाएंगे आप, जहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा होगा या फिर लाइट, ये सब चीज़ें आपने बहुत सारे मेंटेन की होंगी, ठीक है। स्ट्राइकिंग एस्थेटिक सेंसिटिविटी इन्फ्लुएंस बाय महात्मा गांधी जी। और जो लोरी बेकर थे महात्मा गांधी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते थे। एंड हिज ओन एक्सपीरियंस इन द रिमोट हिमालयस ही प्रमोटेड द रिवाइवल ऑफ द रीजनल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस। उनका टारगेट ये था कि जो रीजनल बिल्डिंग आर्किटेक्चर है, या फिर हम उसको बोलेंगे वर्नैकुलर आर्किटेक्चर, को रिवाइव किया जाए। क्यों? क्योंकि वर्नैकुलर आर्किटेक्चर एकदम से डेवलप नहीं हुआ है, इट टुक एजेस, है ना, काफ़ी टाइम लगता है उसको डेवलप होने में। और जितने भी वर्नैकुलर आर्किटेक्चर हैं वो सस्टेनेबल हैं और ज़्यादा सूटेबल हैं उस लोकल आर्किटेक्चर के हिसाब से, ठीक है। सो उनका मानना था कि अगर आपको बिल्डिंग एफिशिएंट बनानी है और कॉस्ट इफेक्टिव आर्किटेक्चर प्रमोट करना है तो वी हैव टू रिवाइव द वर्नैकुलर आर्किटेक्चर, ठीक है। एज दैट्स कॉल्ड द रिवाइवल ऑफ द रीजनल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ लोकल मटेरियल। ऑफ कोर्स आप जो लोकल चीज यूज करेंगे तो उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस उन बिल्डिंग इन्वायरमेंट पर इफेक्ट कम आएगा, है ना। And combined with a design philosophy that emphasized a reasonable and prudent use of resources and the energy. He was a pioneer of the sustainable architecture as well as organic architecture. तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है अपने को, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर का मतलब है ऐसा आर्किटेक्चर जो नेचर से ड्राइव किया हो, और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का मतलब है जो कार्बन फुटप्रिंट उसका कम, ठीक है। दोनों डिफरेंस है। incorporating in his design even the late 1960s concepts such as रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आप एक चीज देखेंगे, जो उनका टेक्निक थी वो कहीं ना कहीं ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल बिल्डिंग को प्रमोट करती थी। मिनिमाइज यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग मटेरियल,
इनएफिशिएंट बिल्डिंग मटेरियल, कि ऐसे बिल्डिंग मटेरियल को यूज ना करा जाए जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ना हो, एंड मिनिमाइज डैमेज टू द बिल्डिंग साइट एंड सीमलेसली मर्जिंग विद द सराउंडिंग। ठीक है, मर्जिंग विद द सराउंडिंग ये कहीं ना कहीं से कौन सा फीचर है, ये है आपका ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर का फीचर। ड्यू टू दिस सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट टू ब्रिंग आर्किटेक्चर एंड डिजाइन टू द कॉमन मैन, his honest use of the material, his belief in the simplicity in design and in life। तो अगर आप देखेंगे इनका बिल्डिंग, कपड़े देखिए, मतलब लाइक इट शोज ए सिंप्लिसिटी। ये कहीं ना कहीं गांधी जी के ही जो उनकी फिलोसफी है उन्हीं पर चल रहे हैं। एंड इज नॉट क्विक बिलीव इन नॉन वायलेंस एंड हैज बीन कॉल्ड एज द गांधी ऑफ द आर्किटेक्चर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पूछा जा सकता है कि हु इज कंसिडर्ड एज ए गांधी ऑफ आर्किटेक्चर। तो यू शुड नोट लॉरी बेकर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। तो गांधी जी की फिलोसफी काफी पसंद करते थे और ऑफ कोर्स उनकी पसंद करने भी चाहिए। गांधी जी की बड़ी फेमस बुक है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, एंड आई सजेस्ट टू एवरीवन, जो बच्चे यहाँ पर हैं, कि आप अगर आप पढ़ सकते हैं तो खरीदिए, उसको पढ़िए, देन यू विल रियलाइज कि कितनी सही तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं। तो ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखना है कि जो ऑटोबायोग्राफी जो है महात्मा गांधी जी ने अपने ऊपर खुद लिखी है, एंड द नेम ऑफ द बुक इज माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश और डिफरेंट लोकल लैंग्वेज में आपको इसका मिल जाएगी। फिर आता है जो आज का पहला क्वेश्चन है कि मैच द टाइप ऑफ सिटी प्लानिंग विद इट्स प्लेस। तो आपको बताना है, कुछ यहाँ पर आपको प्लेसेस दिए गए हैं जैसा कालसू, न्यू दिल्ली, स्टैलिनग्रेड, चंडीगढ़, और यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर पैटर्न दिए गए हैं, प्लानिंग। तो आपको बताना है कौन सा सिटी कौन सी प्लानिंग से मैच करता है। ठीक है, तो देखो सबसे इजी क्वेश्चन पता मुझे कौन से लगते हैं, मुझे लगते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 4 फैक्ट दिए हुए हैं और 4 में से 50% क्वेश्चन आपके सोल्व तभी हो जाता है जब आपको एक फैक्ट पता हो, और अगर आपको 2 फैक्ट पता है तो फिर आपका 95% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, सिर्फ ओनली 2 फैक्ट्स। ठीक है, अब मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, जैसे कालसू या फिर स्टैलिनग्रेड, हो सकता है आपको इसकी जानकारी ना हो, बट न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ है ये हम लोग जानते हैं। तो अगर आपको न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ के बारे में जानकारी है तो आप तब भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आते हैं, देखो इट इज नॉट द क्वेश्चन इटसेल्फ व्हिच मेक द क्वेश्चन डिफिकल्ट, इट इज द ऑप्शंस व्हिच मेक द क्वेश्चन डिफिकल्ट। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि कोई भी क्वेश्चन को, जो उसकी क्वेश्चन है ये वाला, ये डिफिकल्ट नहीं बनाता है, ये उसके ऑप्शंस डिफिकल्ट बनाते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। इफ आई आस्क यू कि महात्मा गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप बोलेंगे 2 अक्टूबर, बट मैंने आपको ऑप्शन दे दिया A, B, C and D, like, and let me change my color, so A, B, C, D, right, and option is 2 October and 2 October सब में है। but if I ask you 18 I think 69, 1868, 1867 और 1870, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन था डिफिकल्ट हो गया है। तो इट इज ऑलवेज द ऑप्शंस व्हिच मेक द क्वेश्चन डिफिकल्ट। ठीक है, तो आपको सिर्फ इन पर देखना है, मुझे सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन ये लगते हैं। तो खैर चलो, उनको हम कभी और देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है, हाउ टू टैकल द एमसीक्यूज, और ये भी एक आर्ट है। सो एक बार हम चेक कर लेते हैं कालसू, जो ये कहाँ पर है, ये है स्टुटगार्ट के पास, मतलब जर्मनी में एक सिटी है स्टुटगार्ट, उसके पास में एक छोटा सा टाउन टाइप का है। और अगर आपको मैं बनाना बताऊँ, लाइक दिस इज स्पेन, दिस इज फ्रांस, दिस इज बेल्जियम, दिस इज नीदरलैंड, दिस इज लग्जमबर्ग। तो यहाँ पर सॉरी लग्जमबर्ग, तो यहाँ पर जो आएगा ये जो पार्ट है दिस इज जर्मनी, और यहाँ पर स्विट्जरलैंड है और उसके नीचे इटली है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ये फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर कार्लसरूहे एक सिटी है, देख लेना उसको वीडियो पोस्ट करके वीडियो के बाद। तो उसकी सिटी कैसे प्लानिंग की गई है, तो यहाँ पर एक आपको देखने को लग रहा है ना, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन वॉज चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ तो हम लोग सब जानते हैं कि चंडीगढ़ की प्लानिंग कैसे की गई है, सेक्टोरल प्लानिंग है, ग्रिड आयरन प्लानिंग है, आपको पूरी इस तरह से बनाया गया है और 90 डिग्री पर रोड इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड चंडीगढ़ 17, और इस तरह से सेक्टर डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेक्टर 17 which is considered as the heart of the city,
चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल बोला जाता है. सो व्हेन यू एंटर, लाइक यू आर कमिंग फ्रॉम द अम्बाला एंड यू आर गोइंग टू एंटर हियर, सो देयर विल बी अ नोटिस बोर्ड एंड इट विल लाइक वेलकम यू, लाइक द सिटी ब्यूटीफुल वेलकम्स यू. तो ये लाइन लिखी होती है. उसके बाद आपके सेक्टर्स हैं, बनाए गए हैं. तो ये हम लोग जानते हैं ली कोर्बुसियर का मास्टर प्लानिंग थी. ठीक है, यहाँ पर सेक्टर हैं जैसे कि वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 12 13, लाइक 13 सेक्टर नहीं है. ये सेक्टर जो 13 है वो चंडीगढ़ में नहीं है. तो शायद इसका आपको जवाब पता होगा या नहीं पता होगा, मुझे बताना अगर इफ यू नो कि सेक्टर जो 13 है क्यों नहीं है चंडीगढ़ में. ठीक है, एंड डोंट से कि इट इज़ अनलकी, और ये कोई रीज़न नहीं होता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड स्टालिनग्राड. तो स्टालिनग्राड पुराना नाम था, नाउ इट इज कॉल्ड एज वोल्गोग्राड. ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर इसकी लीनियर प्लानिंग है, लाइन से प्लानिंग की गई है. ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन, ये भी रशिया, ये जो है ये रशिया में है. तो रशिया और यूक्रेन काफ़ी न्यूज़ में है, तो मुझे लगता है कि हमें जानकारी होनी चाहिए. तो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू एंड आई वांट दैट यू राइट दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया. आपको बताना है कि रशिया की करेंसी क्या है. इट्स रूबल, ताका, या फिर युआन, या फिर रशियन यूरो. ठीक है, तो आप बताइए. ये काफ़ी न्यूज़ में है ये करेंसी, क्योंकि सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं. जो करेंसी है ये वाली काफ़ी डेप्रिशिएट कर रही है ना. और न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली के आर्किटेक्ट आप जानते हैं, इट वॉज ल्यूटेंस दिल्ली बोला भी जाता है. ल्यूटेंस वॉज द आर्किटेक्ट. तो हम क्वेश्चन अगर देखें तो आई थिंक क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा. ये तो मुझे पता है कि चंडीगढ़ के बारे में, लेट्स से कि मुझे बहुत कम नॉलेज है. तो चंडीगढ़ के अंदर क्या है, सेक्टरल प्लानिंग है. सो वी नो आर इज 4. तो यहाँ पर देखते हैं आर का 4. तो मतलब क्या है कि ऑप्शन डी कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन. एंड डू वन मोर थिंग, while attempting the MCQs, try to eliminate as much as possible. ठीक है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. सर नाटक तैयारी करें या फिर जेई की तैयारी करें, बोर्ड की तैयारी करें, आर्किटेक्चर करें, इंजीनियरिंग करें, सिविल करें, तो ऑलवेज हैव द प्रॉब्लम व्हेन वी आर हैविंग मोर देन वन ऑप्शंस. यही तो प्रॉब्लम है MCQs की. क्यों प्रॉब्लम करते हैं MCQs? क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा दिए हैं. तो ऑप्शंस कम करोगे तो आपके लाइफ और आपके जो क्वेश्चन ये भी ईजी हो जाएगा. ठीक है, सो वी नो कि सेक्टरल प्लानिंग जो है चंडीगढ़ की है. तो लाइक आर का 4 हो सकता है. ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं. तो अब आपने एक चीज़ देखी, न्यू दिल्ली का क्या है. न्यू दिल्ली की जो प्लानिंग है, लीनियर सिटी है क्या न्यू दिल्ली? नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं इंडिया में ना. तो पी का 2 तो नहीं हो सकता है. तो पी का 2 तो नहीं हो सकता है, इसको मैंने हटा दिया. क्या बचा? पी का क्या बना, स्टालिनग्राड. ठीक है, क्यू का बना रेडियल सिटी, सो इट इज अ कार्लसरू. आर का बना सेक्टरल प्लानिंग, दैट इज चंडीगढ़. एंड एस का बना 2, दैट इज न्यू दिल्ली. मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द कंसेंट्रिक पैटर्न एंड दी अदर. तो ऐसे बहुत सारे कंसेंट्रिक पैटर्न सर्कुलर टाइप के हैं जो सेंटर को प्रेजेंट करते हैं, बट इट्स अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, चंडीगढ़ जैसे कंसेंट्रिक ये बना, एक ये वाला है, फिर यहाँ पर. ठीक है, सो इट इज हैविंग द कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड दी अदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 नेचुरल फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड अंडर साइट डेवलपमेंट आर. साइट डेवलपमेंट क्या होती है? जब आपको कोई भी ब्रीफ मिलता है, लाइक जस्ट बिहेव लाइक एन आर्किटेक्ट. आपको ऑफिस है आपका, आपके पास एक क्लाइंट आता है और आपसे बोलता है कि ये मेरे 1000 एकड़ की, ये 1000 एकड़ बहुत ज़्यादा हो गया, 1000 मीटर का आपके पास एरिया है. आपको यहाँ पर कुछ बनाना है, लाइक रेजिडेंशियल बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है. तो जो साइट को डेवलप करोगे आप, दैट्स कॉल्ड द साइट डेवलपमेंट. ठीक है, तो साइट डेवलपमेंट करते हुए कौन कौन से फैक्टर का ध्यान रखना है? तो 2 नेचुरल फैक्टर टू बी कंसिडर्ड. तो देखते हैं, देखो है क्या, समझने की बात फोकस करते हैं. कंसेप्ट एंड डिज़ाइन अप्रोच क्या होती है? कंसेप्ट तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे अपनी पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट. और हर जब भी आपका डिज़ाइन होगा तो दे विल से कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट. बच्चों को पता ही नहीं कॉन्सेप्ट होता क्या. देखो कंसेप्ट होने का मतलब क्या है, इट इज़ अ मीन सिंपल टर्म. अगर आपके पास एक साइट है, लेट्स से आई गिव यू द साइट, आप आर्किटेक्ट हैं, मैं आपके पास गया कि मुझे कुछ बनवाना है और मैंने बोला कि मुझे अपना हाउस बनवाना है. ठीक है, तो आपने कुछ बना कर दिया. तो लेट्स से कि आपने ऐसा बनाया सर्कुलर टाइप का, कुछ ही बना दिया आपने, स्फेरिकल बना दिया. तो मैं आपसे
अगर आपसे पूछूं कि आपने क्यों बनाया है स्फेरिकल या सर्कुलर ट्रायंगल, जो भी आपका जो बनाया है, जो उसका जवाब है ना, दैट्स कॉल्ड द कंसेप्ट। ऐसे केस में आप बोल सकते हैं कि जो स्फेयर होता है इट इज़ हैविंग द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड मिनिमम सरफेस एरिया। तो मुझे एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाना है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो लेकिन सरफेस एरिया कम हो, सो दैट कि हीट गेन और हीट लॉस कम हो। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये काम करता है, हाँ ये काम होता है जब साइट बनाते हैं तो हमारी डिज़ाइन अप्रोच होती है, एक हमारा कंसेप्ट होता है, हम कौन से कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। तो इट इज़ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ डिज़ाइन डेवलपमेंट और दी साइट डेवलपमेंट। गुड। फिर सेकंड आता है फिजियोग्राफी। क्या होती है? फिजियोग्राफी का मतलब होता है कि नेचुरल फिनोमिना जो हमारी अर्थ पर होते हैं, कि फिजियोग्राफी, ठीक है। एंड वाइल्ड लाइफ, क्या वो जरूरी है फैक्टर्स डिज़ाइन करते हुए? हाँ, सोचना पड़ेगा। जो आर्किटेक्चर आप हिल्स में दे सकते हैं वो आर्किटेक्चर आप प्लेन्स में नहीं दे सकते, ठीक है। जो प्लेन में दे सकते हैं आपको हिल्स में नहीं दे सकते हैं। सो व्हाट इज इट? इट इज द फिजियोग्राफी, स्टडी ऑफ द फिजियोग्राफी। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डिजाइन डेवलपमेंट और साइट डेवलपमेंट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ भी बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आता है कल्चर एंड इकोनॉमी। ये आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करती है क्या? कल्चर और इकोनॉमी, देखो कल्चर का मतलब होता है यस करती है। आप एग्जांपल देता हूँ आपको, लेट मी थिंक। कल्चर का मतलब होता है कि वहाँ जहाँ पर आप आर्किटेक्चर प्रोवाइड करने वाले हो, जो बिल्डिंग प्रोवाइड करने वाले हो, उनकी कुछ सोच है ना, उनका एक तरीका है। तो उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी मेक समथिंग फॉर यू। सो दिस इज यूरोप, ये यूरोप है। इसको ऐसा बनाते हैं, अभी ठीक से नहीं बनाया लेकिन जल्दबाजी बना रहा हूँ। तो जो ये वाला रीजन है, दिस दिस इज यूरोप एंड दिस इज अफ्रीका, ठीक है। ये इटली है, ये सब आप जानते हैं। जो ये वाला क्लाइमेट है, जो ये पूरा क्लाइमेट है, दैट्स कॉल्ड द मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेडिटेरियन एक से ही है, तो समुद्र है, मतलब ना मेडिटेरियन सी। तो उसके आसपास का जो रीजन है, तो वहाँ पर आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कैथलिक है, मतलब क्रिश्चियन है। और जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, अल्जीरिया और ये सब जो कंट्रीज हैं, वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। ऑल दो आर्किटेक्चर के लिए कंडीशन सेम है कि क्लाइमेट भी सेम होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको वाइन कल्चर देखने को मिलेगा। मतलब वहाँ पर आपको ग्रेप्स देखने को मिलेंगे, फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, जैसे फ्रांस, इटली, स्पेन, पोर्तुगल, वहाँ पर आपको वाइन या शैंपेन कल्चर देखने को मिल जाएगा। पर मुस्लिम के अंदर जो लिक्वर है उसको अच्छा नहीं माना जाता है, तो यहाँ पर आपको ऐसा आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस इज हाउ कल्चर प्रमोट्स आर्किटेक्चर एज होल, ठीक है। तो कैसे कल्चर प्रभावित करता है आर्किटेक्चर को, ये इसका एग्जाम्पल है। और बहुत सारे हो सकते हैं। आप अगर देखेंगे कहीं पर भी आप नोटिस करेंगे तो जहाँ के जो एक डिफरेंट कल्चर होता है उस जैसे आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। इकोनॉमी, यस इकोनॉमी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसका तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द साइट डेवलपमेंट। साफ सी वाली बात है, आप आर्किटेक्ट हैं, आपके पास एक पर्सन आता है, सेम एरिया है, सेम लैंड है, सब कुछ सेम है। एक का बजट 1,00,000 रुपीज़ है और दूसरे का बजट 1 करोड़ रुपीज़ है, तो आर्किटेक्चर सेम तो नहीं हो सकता ना। यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा मेट्रो सिटीज़ में, विलेज एरिया में, हिली रीजन में और वहाँ पर। तो जहाँ पर आपकी इकोनॉमी प्ले करती है, यस। ट्रैफिक एंड ट्रांजिट, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको देखना पड़ता है कि ट्रैफिक कितना है, यहाँ पर कितना सर्कुलेशन है, कितना कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन कितना होने वाला है, उसके हिसाब से डिज़ाइन करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, टू नेचुरल फैक्टर्स। तो ये आपको समझ में आ गया कि सबके सब जो फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा हमें फॉर द साइट डेवलपमेंट। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज, इट इज आस्किंग अबाउट द नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल का मतलब है कि जो प्राकृतिक होते हैं। कंसेप्ट एंड डिजाइन अप्रोच प्राकृतिक है नहीं, ये तो हम खुद डिजाइन करते हैं। कल्चर और इकोनॉमी जो होती है ये नेचर से प्रभावित तो होती है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। कल्चर नेचर से प्रभावित होता है, हाँ होता है ना? जैसे सऊदी अरेबिया का कल्चर क्या है, वहाँ पर्दा पहनते हैं ना, बुर्का पहनते हैं। तो वहाँ का जो नेचुरल है, वो नेचर जो है वो ऐसी कंडीशन देता ही नहीं है कि आप खुले में घूम सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ इसलिए आपको जो बुर्का सिस्टम है या फिर जो पर्दा प्रथा है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसी कंडीशन आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है, जब गर्मी पड़ती है तो धूल धुरी आती है तो बाइक पर लोग पर्दा लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो जो नेचर है वो इफेक्ट तो करता है कल्चर को, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी
ऑप्शन बी, फिजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ, इट इज अ नेचुरल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द हिस्टोरिक और ट्रेडिशनल हाउसिंग टू द प्लेस। तो आपको बताना है कि हिस्टोरिक या ट्रेडिशनल या वर्नाकुलर जो हाउसिंग है उसको आपको मैच करना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट नाटा में, ठीक है। तो PQRS देखेंगे, पोल्स, अग्रहम, हवेली, स्पीट, पुणे, साउथ इंडिया, अहमदाबाद, ये इट इज नॉट पुणे, इट इज राजस्थान, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इनका मतलब क्या है। देखो पोल्स के बारे में बात करें, ये क्या होता है, पोल्स इज द वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड प्रतोली। तो जो प्रतोली से वर्ड ड्राइव किया गया है, मीनिंग द एंट्रेंस टू द एनक्लोज्ड गेट, ठीक है, जहाँ से आपका रास्ता है बंद दरवाजों की तरफ के लिए, एनक्लोज्ड गेट्स। द ओल्ड सिटी ऑफ द अहमदाबाद इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय द conglomeration of the houses that was once created for the purpose of the shielding the inhabitants when the communal right necessitated the greater security and the protection। मतलब क्या था, ये इस तरह का आर्किटेक्चर प्रमोट किया गया था जब कम्युनल वायलेंस होती थी। जब कम्युनल वायलेंस होती है, अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंसेस होते हैं, तो हमें किस तरह का आर्किटेक्चर प्रमोट करना होता है उस एरिया में जहाँ पर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। तो जो पोल्स बनाए गए थे इसी कंडीशन को देखते हुए बनाए गए थे। So these close communities are usually inhabited by the people or family that are connected by the caste, क्योंकि जो भी communal violence होती हैं वो पर्टिकुलर किसी कास्ट के अगेंस्ट होती हैं, या कोई एक रिलेशन होता है, या फिर प्रोफेशन की हो सकता है, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन जो किस तरह काम करता है उनके अगेंस्ट एक चला जाए, है ना। तो उन एरिया को प्रोटेक्ट करता है। इन द पास्ट दिस डेंस फैब्रिक ऑफ द हाउस इज शील्डेड अगेंस्ट एक्सटर्नल इन्वेजन्स एंड ऑल्सो द कंजेशनल आर्किटेक्चर प्रोटेक्टेड द इनहेबिटेंट फ्रॉम द एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट। तो जो ये इस तरह का आर्किटेक्चर है ये प्रोटेक्ट तो करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, बट साथ साथ ये जो एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट है अहमदाबाद का उससे प्रोटेक्ट करता है। क्यों? कंजेशनल आर्किटेक्चर मतलब भरा भरा सा आर्किटेक्चर है, तो वहाँ पर आपको जो एक्सपोज सर्फेसिस हैं वो कम मिलेंगे, डायरेक्ट सनलाइट कम आती है। तो मैं इसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं एक बार कैसा होता है। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, दैट्स कॉल्ड द पोल्स, है ना, ये वाले जो है आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर हीट एंटर नहीं कर पाती है डायरेक्टली, सनलाइट जाती नहीं है, तो आपको एक जो गर्मी है वहाँ से भी उससे भी राहत देती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट था अग्रहारम। क्या होता है अग्रहारम? सो द नेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फैक्ट दैट द अग्रहारम्स हैव रोज ऑफ द हाउसेज। तो ये मान लीजिए हाउसेज हैं, एक दीवार, ये दिस इज ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, एक रोड जा रही है तो यहाँ पर आपके हाउसिंग होगी, एंड टेम्पल्स एट द विलेज गॉट एट द सेंटर। और बीच में कहीं पर यहाँ पर टेम्पल हो सकता है, कहीं भी हो, लेकिन इट इज अराउंड द टेम्पल। दिस रिजेंबलिंग अ गार्लैंड अराउंड द टेम्पल अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल हिंदू प्रैक्टिसेस ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, एंड अग्रहारम इज हेल्ड टू बी बिटवीन टू रोज ऑफ द हाउस रनिंग नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ साउथ से मतलब इस तरह से रनिंग करते हैं, रोड के चारों दो साइड होंगी। On either side of road at the one end to which would be a temple to Shiva and other end the temple of the Vishnu। तो नॉर्मली ये देखा गया है, एक तरफ शिव जी का टेम्पल होगा, एक तरफ विष्णु जी का टेम्पल होगा। तो ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको? ये आपको देखने को मिलेंगे साउथ इंडिया में। तो so the planning of the Agraharam followed a grid iron or the concentric ring pattern with the temple forming the main focus। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक टेम्पल मेन फोकस है। यहाँ पर the house of the row of the houses either single or double story। तो यहाँ पर हो सकता है सिंगल स्टोरी है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको डबल स्टोरी देखने को मिलेगी। with a traditional pitched roof। तो यहाँ पर आपको pitched roof है। from striking a significant profile against the sky, the street were narrow and form an integral extension of the living spaces। तो रोड जो स्ट्रीट होती हैं पतली होती हैं, तो एक तरह से आपको पब्लिक स्पेस का भी जो एक पब्लिक स्पेस जो है लिविंग स्पेस की तरह काम करते हैं। द लीनियर सेटलमेंट पैटर्न कल्मिनेटेड एट द टेम्पल और वॉज अरेंज्ड अराउंड द टेम्पल इन वेरियस कंसेंट्रिक रिंग्स एज सीन इन द ग्रेट साउथ इंडियन टेम्पल टाउन। तो आपको यह जो आर्किटेक्चर कहाँ देखने को मिलेगा? इन साउथ इंडिया। Water bodies were always seen in the vicinity of the settlement as the Vedic life recommended both spiritual and physical purity। तो यहाँ पर इन तरह की जो हाउसिंग देखने को मिलेगी, ट्रेडिशनल हाउसिंग देखने को मिलेगी, you will also get the water body, the row housing sharing a common wall। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो common wall है, जो ये वाली है, ये common wall है ना, ये वाली जो wall है common wall है, has a long veranda। और यहाँ पर आपको वरांडा भी देखने को मिलेगा। Along the front portion supported by the stone and the wooden pillars
This unique architecture style find itself alienated from the vernacular architecture practice and tradition of the Kerala. However, this architecture style embedded with the true history of the communities. तो ये बोला जाता है कि कम्युनिटी कैसे डेवलप हुई. एक्चुअली इसके बारे में कुछ क्लियर कर तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ इट वॉज कंसिडर्ड कि जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे दे माइग्रेटेड फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया टू द साउथ इंडिया. और जब कोई एक कम्युनिटी कहीं से भी चलती है तो उनका कुछ कल्चर लेकर आती है. तो अब माइग्रेट क्यों करते थे, तो कुछ लोग बोलते हैं इट वाज द इन्वेजन ऑफ द आर्यंस. तो जब इन्वेजन हुआ आर्यंस का तो उनसे बचने के लिए साउथ इंडिया में शिफ्ट हो गए. लेकिन ऐसा कुछ हमें मिलता नहीं है कि आर्यंस आए उन्होंने इन्वेड किया इंडिया को, ऐसा नहीं है. तो डिफरेंट फिलोसफी है. इवन ये भी नहीं पता लोगों की आर्यंस थे कौन, आए कहाँ से, एक कम्युनिटी थी जो एक रेस थी या फिर एक लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल थे. मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी वाज कि आर्यंस वाज ए संस्कृत स्पीकिंग पीपल, कोई रेस या कुछ ऐसे कास्ट वगैरह नहीं थी. ठीक है. हवेली, ये पूछा गया था लास्ट ईयर भी. हवेली आर्किटेक्चर इज यूनिक वर्नेकुलर आर्किटेक्चर फॉर्म दैट फ्लरिश्ड इन द 18th to the 19th century in the pre-partition western India, particularly राजस्थान एंड गुजरात. तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये तो राजस्थान में या फिर आप गुजरात में देखने को मिलेगा. अगर आप बोलेंगे सर अगर दोनों ऑप्शन आए तो कौन सा चूज़ करेंगे, तो ऐसे आएंगे नहीं. अगर आते हैं तो आप प्रमोट करेंगे एक तरह से राजस्थान को. ठीक है. तो ये आपको आर्किटेक्चर, ये सेम फोटो यूज़ की गई थी लास्ट ईयर नाटा में. ठीक है. फिर हम देख लेते हैं पीट, PETHS. तो पीट इज जनरल टर्म इन मराठी लैंग्वेज. तो एक जनरल टर्म है जो हम किसी भी लोकेलिटी को बोला जाता है इन मराठी लैंग्वेज फॉर्म ए लोकेलिटी इन द इंडियन सिटी ऑफ पुणे. ठीक है. तो ये पुणे को बोला जाता है. अप टू द 17 पीट आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पुणे. मतलब आप मान चले ओल्ड पुणे को बोला जाएगा पीट. ऐसा आर्किटेक्चर आप वहाँ देखने को मिलेगा. तो नॉर्मल कितने हैं, 17 पीट्स हैं यहाँ पर. एंड वर मोस्टली स्टेबलाइज ड्यूरिंग द मराठा एंड द पेशवा रूलर. तो ये मराठा और पेशवा जी के जो टाइम जो रूलर रहा है उस टाइम के तब बनाए गए थे. 7 ऑफ देम आर नेम्ड आफ्टर द डेज ऑफ द वीक इन मराठी. तो जैसे शनिवार वाड़ा, शनिवार, बुध पीठ, मंगल पीठ, ये 7 तो ऐसा होगी. और जो 10 हैं लाइक टोटल 17, जो 10 हैं वो किसी मराठी या ट्रेडिट या क्राफ्टमैन के नाम पर दिए गए हैं. ठीक है. सबसे जो पुराना जो पीठ बोला जाता है आई थिंक इट इज केशव पीठ के नाम से है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देख लेना, जो लोग पुणे से हैं वो सब चीज़ जानते होंगे. ठीक है. तो आप बस उनको इमेज याद रखो कि ऐसा कुछ आर्किटेक्चर होगा तो इट इज रिलेटेड टू दी पुणे. ठीक है. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू अगेन. बाय बाय.